नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होगी हमारी हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वर्णमाला, जो कि हम पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण की शुरुआत की थी। पिछली 2 क्लासों में हमने हिंदी भाषा के बारे में समझा और ये देखा कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस भाषा का शब्द है। उसके बाद हमने वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार को पिछली क्लास में पढ़ा। हमने उन्हीं तथ्यों को आधार बनाते हुए अपने हिंदी व्याकरण की शुरुआत की है, जो परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं पे इस प्रश्न का उत्तर इतना ये दे रखा है, कहीं पे इस प्रश्न का उत्तर ये दे रखा है। क्योंकि हिंदी व्याकरण की नींव मजबूत करने के लिए हमें बिल्कुल सरल भाषा से हिंदी व्याकरण को समझना होगा। हम बिल्कुल सरल भाषा से हिंदी व्याकरण को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आसानी से हल करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा वर्णमाला। वर्णमाला में हमने पिछली क्लास में हमने समझ ही लिया था वर्ण क्या होते हैं। वर्ण ध्वनि का एक लिखित रूप होता है और ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप होता है, ये हमने समझ लिया। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण मानी गई है। और उसके बाद हम आज बात करेंगे वर्ण के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इनसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं परीक्षा में हम देखेंगे। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है वर्णों की संख्या बताओ। इसी में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं पे किसी आधार पर पूछ रखा है, कहीं पे किसी तरह पूछ रखा है, तो बच्चों ने आज तक ये नहीं पता चला है कि आखिर में वर्णों की एक्चुअली संख्या कितनी होती है और किस आधार पर हम इसका आंसर देंगे। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए वर्णों की संख्या तो सीधी 52, क्योंकि स्वरों की संख्या 13 और व्यंजन की संख्या 39, तो टोटल हो जाएगी वर्णों की संख्या 52। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है परीक्षा में, अगर संयुक्त व्यंजनों को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या कितनी होगी। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? अक्षय, त्रय, श्रय और ग। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनको अगर हम हटा देंगे तो हमारी वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 48। हमारी वर्णों की संख्या 48 हो जाएगी अगर हम संयुक्त व्यंजनों को हटा दिएंगे तो। अब कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है वर्णमाला किसे कहते हैं। ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। सब ने पढ़ा है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन कई बार परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि लिपि के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। लिपि के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला ही कहते हैं। लिपि के व्यवस्थित क्रम को भी वर्णमाला कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है ये, लिपि के व्यवस्थित क्रम को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला ही। क्योंकि लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने की जो शैली होती है और उन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने की शैली के चिन्हों का जो प्रयोग होता है उन्हें ही हम लिपि का नाम दे देते हैं। जैसे कि ए, आ, ई, क, ख, ग। तो इन्हीं के जो व्यवस्थित क्रम होगा, ये लिखने की एक शैली तो है और व्यवस्थित क्रम मतलब एक के बाद एक जो हमने बिल्कुल क्रम से लगा रखे हैं, इन्हें हम लिपि भी कहते हैं और वर्णमाला भी कहते हैं। आ गया समझ? तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है परीक्षा में। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, तभी उत्तर देना है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्वर और व्यंजन की, तो कई बार ये पूछ लिया जाता है संयुक्त व्यंजन को हटा दिया जाए तो वर्णों की संख्या 48। और स्वरों में कई बार पूछ लिया जाता है स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो आंसर क्या होगा हमारा, स्वरों की कुल संख्या होगी हमारी 13। कई बार परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या। अगर इसका आंसर हो जाएगा, अगर ये इस तरफ कर प्रश्न पूछ लिया जाए 11, अगर कुल शब्द न दिया गया हो तो आंसर होगा 11। अगर स्वरों की कुल संख्या पूछी जाए तो हो जाएगा 13। तो आप बोलोगे मैम 2 कहाँ गए, 2 हो जाएंगे हमारे अयोगवाह, 2 हो जाएंगे हमारे अयोगवाह। अयोगवाह स्वर कौन से होते हैं, अंग और अ हैं। ये 2 स्वर हमारे अयोगवाह होते हैं जिन्हें हम अनुस्वार, विसर्ग अथवा अयोगवाह भी कहते हैं। ये हो जाएगा अनुस्वार की मात्रा लग जाएगी, इसकी लग जाएगी विसर्ग की, और इन दोनों को हम अयोगवाह नाम से भी जानते हैं। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से अयोगवाह स्वर कौन सा नहीं है, या इनमें से अयोगवाह स्वर कौन सा है। दोनों के नाम लिख देंगे, अंग और अ हैं, ये दोनों या इन दोनों में से कोई नहीं। तो इस तरह पर बिल्कुल ध्यान से हमें नींव मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो ये अयोगवाह थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ये होता क्या है, इसका नाम अयोगवाह क्यों रखा। अयोगवाह जो अ के योग से बने स्वर, अ के योग का वाहन करे, वे वर्ण जिसमें अ के योग का वाहन हो वे होते हैं अयोगवाह। जैसे कि अ और अंग है, तो जो हमारे व्यंजन होते हैं क, तो इनमें भी तो अ की ध्वनि होती है। क को हम अलग करेंगे, क आधा क और अ हो गया क। लेकिन जो अयोगवाह वर्ण होते हैं इनमें पीछे स्वर की बजाय आगे स्वर आएगा, आगे स्वर आएगा और पीछे व्यंजन आएगा। अयोगवाह अंग और अ है। इस तरह हमारे अयोगवाह स्वर होते हैं। और जो ये स्वर होते हैं इनकी एक खास बात ये होती है, सभी स्वरों की जो मात्राएं होती है वे व्यंजनों पर ही लगती है। जैसे क व्यंजन है तो ओ की मात्रा लगानी होगी हमें, तो हो जाएगा को। और जैसे ख है तो हमें ए की मात्रा लगानी होगी इसमें, तो हो जाएगा खे। परंतु अगर किसी स्वर में हम मात्रा लगाएंगे, अगर ओ में हम मात्रा लगाएंगे, हम ए में मात्रा लगाएंगे, तो इनके ऊपर हम मात्राएं नहीं लगा सकते। परंतु जो ये स्वर है अयोगवाह, इनके ऊपर स्वरों के ऊपर भी इनकी मात्राएं लग जाएंगी। जैसे जाए, जाए, तो ये क्या हो गया, अनुस्वार की मात्रा हो गई। और जो ये है ये एक स्वर है, तो स्वर पे ही स्वर की मात्रा लग गई। इसीलिए अयोगवाह जो वर्ण होते हैं इनको हम दोनों के अंदर शामिल करते हैं, स्वरों में भी और व्यंजनों में भी। इसीलिए इनको अयोगवाह कहा गया है। इनके अंदर दोनों के गुण होते हैं, स्वर भी होते हैं, ये व्यंजन भी होते हैं। आई समझ में।
तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझते हुए चलना है हमें। इस तरह अगली क्लास में हम करेंगे स्वर को। इस तरह थोड़ा थोड़ा लेते हुए हमें हिंदी व्याकरण का बेस बिल्कुल नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़ना है और परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होने देना है, क्योंकि जब व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए घुमा देते हैं। हमें एक ही चीज़ की बिल्कुल गहराई से नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह में पढ़ना है। क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में और जो अदर्स एग्ज़ाम में है, आजकल हिंदी व्याकरण का लेवल को बढ़ा दिया गया है और हमें एक एक पॉइंट नंबर से सिलेक्शन का आप लोगों को भी पता है रुक जाता है। इसीलिए हमें एक एक नंबर को बिल्कुल सीरियस से ध्यान से लेते हुए चलना है और इसी तरह हमें अपनी हिंदी व्याकरण की तैयारी को आगे बढ़ाना है। आप पहली बार हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।